हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर 3। एंड आज के हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं कॉन्स्टलेशंस और उसके डिटेल्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कॉन्स्टलेशन होता क्या है। बाकी ये जो है ये आपके लेक्चर्स इजी अंडरस्टैंडिंग के साथ फ्री हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखते हैं कॉन्स्टलेशन होते क्या है। तो सबसे पहली बात, तो कॉन्स्टलेशन जो होते हैं ये होते हैं कलेक्शन ऑफ स्टार्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्टार्स मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स। एक तरह से बहुत सारे अगर स्टार्स हैं और वो मिलके क्या बना रहे हैं, एक पैटर्न बना रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे कॉन्स्टलेशन। तो हम कॉन्स्टलेशन को सिंपली लिख सकते हैं, दीज आर द कलेक्शन ऑफ स्टार्स दैट मेक्स अप द पैटर्न। ठीक है, कलेक्शन ऑफ द स्टार्स जो कि क्या बना रहे हैं, पैटर्न बना रहे हैं। ओके, एक पैटर्न बनाया। जैसे मान लो हम देखते हैं एग्जाम्पल इंडिया में सप्तऋषि जो होता है, ठीक है, वेरी फेमस। तो वो 7 स्टार्स होते हैं और वो मिलके क्या बनाते हैं, एक तरह से पैटर्न बनाते हैं, उसे हम कहेंगे सप्तऋषि। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्स्टलेशन कौन कौन से हैं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो अर्सा मेजर। ठीक है, इसे हम उर्सा मेजर भी बोल सकते हैं। उर्सा मेजर, इसके कुछ और भी नाम हैं। ठीक है, जैसे कि इसको हम ग्रेट बियर भी कहते हैं, ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन। और इंडिया में इसी को हम कहते हैं सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन। ठीक है, सप्तऋषि जो है यही है, उर्सा मेजर को ही हम कहते हैं, ग्रेट बियर और सप्तऋषि। इसके 2 इंपॉर्टेंट नाम है। ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो अगर स्काई में हम नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो ये हमें वहाँ मिलेगा। ठीक है, तो नॉर्दर्न स्काई में, नॉर्दर्न स्काई में ये हमें देखने को मिलता है। अब ये जो उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन है, इसके अंदर हमें एस्टेरिज्म भी देखने को मिलता है। तो ये टर्म आपके लिए बहुत ज़्यादा न्यू होगा, तो मैं इसको क्लियर करना चाहती हूँ कि एस्टेरिज्म होता क्या है। ठीक है, तो इसका स्पेलिंग है एस्टेरिज्म का। ओके, एस्टेरिज्म अगर हम देखें तो ये कुछ भी ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही कॉमन सा चीज़ है। जैसे मान लो कोई कॉन्स्टलेशन है, ठीक है, कोई बड़ा सा कॉन्स्टलेशन बना है इस एरिया में, और उसके अंदर हमें एक और कॉन्स्टलेशन देखने को मिल गया, लेकिन वो कॉन्स्टलेशन छोटा सा होगा। मान लो हमें एक और छोटा सा कॉन्स्टलेशन ये देखने को मिल गया, तो इसी को हम कहेंगे एस्टेरिज्म। एक बड़े से पैटर्न में एक छोटा सा कॉन्स्टलेशन है। ठीक है, अब ये मान लो एक बड़ा सा पैटर्न था, ठीक है, जो कि स्टार्स मिलके बना रहे थे, इसके अंदर छोटा सा एक कॉन्स्टलेशन है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि देखिए जो एस्टेरिज्म होता है, तो हम इसे ओवरऑल ये जो बड़ा वाला पैटर्न बन रहा है, इसी को हम कहेंगे कॉन्स्टलेशन। ठीक है, एस्टेरिज्म के हिसाब से इसी को हम कॉन्स्टलेशन कहेंगे। लेकिन जो अंदर जो पैटर्न है ना, इससे हम अलग से कॉन्स्टलेशन नहीं कह सकते। तो अगर हम फॉर्मली या ऑफिशियली देखें तो जो कॉन्स्टलेशन होगा ना, ये बड़े पैटर्न के बेसिस पे ही होगा। छोटे वाले को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो यही होता है एस्टेरिज्म। तो मान लो कोई कॉन्स्टलेशन बना भी अगर, और उसके अंदर हमें कोई एक छोटा मोटा पैटर्न्स मिल गए, 1-2 या एक ही मिले, तो उसे हम एस्टेरिज्म का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह से ना हमारे अर्सा मेजर में भी हमें एक एस्टेरिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, कैसा एस्टेरिज्म, तो देखिए ये अगर हमारा अर्सा मेजर है तो इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होता है ग्रेट बियर, ठीक है, एक ग्रेट बियर का फॉर्मेशन करता है, और एक होता है हमारा एस्टेरिज्म। कौन सा एस्टेरिज्म, यही होता है वो सप्तऋषि वाला। ठीक है, जिसे हम कहेंगे बिग डिपर, बिग डिपर एस्टेरिज्म। ठीक है, बिग डिपर एस्टेरिज्म। तो आपको क्या इंपॉर्टेंट इसमें नोट करना है कि देखिए अर्सा मेजर एक कॉन्स्टलेशन होता है, पहली बात तो इसके अंदर इसका और भी नाम क्या है, इसका और नाम है ग्रेट बियर या सप्तऋषि। ठीक है, इसके अंदर हमें एस्टेरिज्म देखने को मिलता है जिसका नाम है बिग डिपर एस्टेरिज्म। ठीक है, ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के हिसाब से है कि आपको क्या याद करना है। ठीक है, हम आपको फालतू नहीं पढ़ा सकते हैं। तो अब दूसरा पॉइंट ये याद करना है कि जो अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन होता है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ये हमें नॉर्दर्न स्काई में देखने को मिलता है। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। पहला कि इसके क्या क्या नाम है, ये हमें, दूसरा कि हमें कहाँ देखने को मिलता है, और इसके अंदर कौन सा, तीसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर कौन सा एस्टेरिज्म हमें देखने को मिलता है। अब बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं दूसरे कॉन्स्टलेशन को, जिसका नाम है कैसियोपिया। ठीक है, कैसियोपिया जो है ये, इसे हम कहेंगे डब्लू शेप्ड कॉन्स्टलेशन, क्योंकि इसके जो स्टार्स होते हैं ये मिलके क्या बना रहे होते हैं, ये बना रहे होते हैं डब्लू शेप। ठीक है, ये कैसे होंगे, मान लो यहाँ पे ये डब्लू आपने बना दिया, और यहाँ इसके एजेस पे क्या है, यही आपके स्टार्स होंगे। तो जो ऐसे स्टार्स रहते हैं ये मिलके डब्लू शेप का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो उसे को हम कहेंगे कैसियोपिया कॉन्स्टलेशन। ठीक है, अब इस कैसियोपिया कॉन्स्टलेशन में हमें ये ध्यान देना है कि इसके अंदर ये स्टार्स जो होंगे उसमें से कौन सा सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन चुका है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ब्राइटेस्ट स्टार इन द कैसियोपिया, ठीक है, वो कौन सा है, वो है एल्फा कैसियोपिया। ठीक है, उसका नाम क्या है, एल्फा, एल्फा
कैसोपिया, ठीक है। ये ब्राइटेस्ट स्टार है, इसको हम और भी कहते हैं, एक और नाम कहते हैं, ठीक है। तो इसको एक और नाम है सेजटार, ठीक है, SCHEDAR, ठीक है। तो हम कहेंगे अल्फा कैसोपिया या सेजटार, ठीक है। क्लियर हो गया कैसोपिया के बारे में। आगे हम एक और कॉन्स्टलेशन देखेंगे जिसका नाम है साइग्नस, ठीक है। साइग्नस क्या है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो होती है ना, ये कॉन्स्टलेशन होती है क्रॉस शेप की, ठीक है। क्रॉस मतलब एक कट जो होता है, क्रॉस शेप। तो ये कैसी कॉन्स्टलेशन है, क्रॉस शेप की कॉन्स्टलेशन होती है साइग्नस। ये जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये प्रोमिनेंट कहाँ पे होता है, तो ये प्रोमिनेंट होता है नॉर्दर्न कॉन्स्टलेशन में, ठीक है। तो एक प्रोमिनेंट नॉर्दर्न कॉन्स्टलेशन है। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्रॉस शेप का होता है, ये प्रोमिनेंट नॉर्दर्न कॉन्स्टलेशन है। कौन सा, साइग्नस। तीसरा है सैगिटरस, ठीक है। सैगिटरस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बो एंड क्रॉस शेप, ठीक है। किस तरह से बनेगा बो और क्रॉस शेप, तो बो और क्रॉस शेप, ठीक है। मान लो ये बो बना हुआ है इस तरह से और इसके ऊपर क्रॉस है, ठीक है। इस तरह से ये सैगिटरस वाला हमें देखने को मिलता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट और ये सब बहुत ज़्यादा फेमस है, इसका नाम क्या है, ओरियन द हंटर। ओरियन द हंटर जो कॉन्स्टलेशन है, इसके अंदर एक हंटर का ऐसे फॉर्मेशन होता है पैटर्न का। इसको मैं थोड़ा बहुत बनाने की ट्राई करती हूँ। इस तरह से ये है दो, एक तीर इस तरह से बना हुआ है, ये इंसान का है रूप, इसके पैर है और आगे एक आर्करी है, ठीक है, जो तीर धनुष होता है इस तरह से। तो ये हंटर कर रहा है, हंटर मतलब क्या होता है, शिकारी, ठीक है, हंट कर रहा है। तो ओरियन द हंटर जो ये पैटर्न बनता है स्टार्स की वजह से, ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन है, मतलब ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है हमारे स्काई में। और ये कब देखने को मिलता है, तो विंटर्स में ये देखने को मिलता है। तो विंटर्स के टाइम में ये देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है, नॉर्दर्न स्काई में, ठीक है, नॉर्दर्न सेलेस्टियल हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न सेलेस्टियल हेमिस्फीयर में हमें ये देखने को मिलता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इसकी जो सबसे चमकदार स्टार है, मतलब सबसे जो ब्राइटेस्ट स्टार है, उसका नाम क्या है, ये आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो ब्राइटेस्ट स्टार है ओरियन द हंटर का, वो है, इसका एग्जाम में इसके क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो है रिगल, ठीक है। क्या नाम है इसका, RIGEL, रिगल, ठीक है। ये इसका ब्राइटेस्ट स्टार है। ओके, तो ये था ओरियन द हंटर, ठीक है। इतने ही आपको कॉन्स्टलेशंस पढ़ने हैं। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट स्टार्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टार्स में आपका सबसे पहला तो स्टार आ जाएगा सीरीज, ठीक है। क्या नाम है उसका, सीरियस, ठीक है। सीरियस वाला सीरियस नहीं है, ये है सीरियस, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, ये जो स्टार है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है, ठीक है। ये सबसे कैसा स्टार होता है, ब्राइटेस्ट स्टार होता है। कब, इन द नाइट स्काई, ठीक है, इन द नाइट स्काई, दिस इज अ ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई, ठीक है। अब जो सबसे नियरेस्ट स्टार है, ठीक है, अर्थ का, ठीक है, वो कौन सा है, तो नियरेस्ट स्टार, ये हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, नियरेस्ट स्टार टू अर्थ इज नो वन अदर देन हमारा प्यारा सा सन, ठीक है। तो सन सबसे नियरेस्ट स्टार है। अच्छा, सन के बाद सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सन तो सबसे क्लोजेस्ट स्टार है हमारे अर्थ से, उसके बाद ये तो फर्स्ट नंबर पे आ गया, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन सा स्टार है, तो उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये 3 पॉइंट्स, ठीक है। ब्राइटेस्ट स्टार जो कि नाइट स्काई में हमें दिखे, वो है सीरियस, ठीक है। सन जो है वो सबसे नियरेस्ट स्टार है हमारे अर्थ के, और सेकंड नियरेस्ट स्टार अर्थ से जो सबसे सेकंड सबसे पास है, वो क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब सन के बारे में थोड़ा डिटेल में हम समझ लेते हैं कि सन बेसिकली है क्या, ठीक है। सन के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में देखना है। तो हमें पिछले लेक्चर में देखा ही था सन सबसे क्या होता है, सन जो होती है वो कहाँ पे होती है, हमारे सोलार सिस्टम के सेंटर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये कैसी होती है, सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होती है, ठीक है। ये सब हमने चीज़ें देखी थी। अब सन जो है वो किससे बना है, ठीक है, सन किस चीज़ से बना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो हमारा प्यारा सा सन है, ठीक है, ये किस चीज़ से कंसिस्ट है, तो ये बना है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, हीलियम गैस जो होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, और भी बाकी गैसेस होती हैं, अदर गैसेस, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है इसके अंदर, तो हाइड्रोजन है 73%, कितना है, 73% हाइड्रोजन है इसके अंदर। हीलियम है
टू 28%, ठीक है, 25 से 28% हीलियम है और बाकी जो बचे हैं वो क्या है, अदर गैसेस हैं, ठीक है। और ये अर्थ से कितना दूर है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है पॉइंट कि अर्थ से सन कितना दूर है। मान लो किसी का मन किया तो वो जा सकते हैं ना, ठीक है, तो पता होना चाहिए डिस्टेंस कितना दूर है। तो देखिए अर्थ से ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है, अवे फ्रॉम अर्थ, ठीक है, अर्थ से ये 15 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अगर हम देखें इसको एग्जैक्ट तो 149.6 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, 149.6 मिलियन किलोमीटर जो है वो अवे है फ्रॉम दी सन, ओके। एंड जो सन है ये हमारा इकलौता स्टार है हमारे सोलार सिस्टम में, ये पता होना चाहिए हमें। और इसी को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ दी सोलार सिस्टम। हमारे जो सोलार सिस्टम है उसका जो पावर हाउस है वो क्या है, वो यही सन है। तो पावर हाउस ऑफ आवर सोलार सिस्टम वो कौन है, सन। जैसे पावर हाउस ऑफ सेल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैसे पावर हाउस ऑफ आवर सोलार सिस्टम वो कौन सा है, वो है सन, ठीक है। सन जो है, सन की जो रेज होती हैं, ठीक है, सन की जो किरणें होती हैं वो कितना टाइम लेती हैं हमारे धरती पे आने के लिए, एग्जैक्ट क्या टाइम लेता है, 8 मिनट्स, ठीक है, 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड सन को, सन की जो किरणें होती है उनको धरती पे पहुंचने के लिए इतने समय लगता है, ठीक है। और जो रेज आती हैं, ठीक है, जो किरणें आती हैं उनका जो स्पीड होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो रेज को आने में टाइम इतना लगता है और जो उसकी स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 लाख, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, हर सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड लगता है आपको इस सन रेज को आने में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो स्पीड है रेज की वो कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ओके। अब इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टेम्परेचर क्या है, ठीक है। अर्थ जो हमारा सन है उसके ऊपर, मतलब जो सन है, मान लीजिए हम एक बड़ा सा सन बना देते हैं यहाँ पे, ये हमारा प्यारा सा सन है, ठीक है, इस तरह से। इतना छोटा तो सन है नहीं, पहली बात तो ये तो एक तरह से कैसी बात हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो हमारा प्यारा सा सन है इसकी सरफेस होगी ऊपर, ठीक है, अभी हम देखेंगे लेयर्स ऑफ द सन भी, और इसकी कोर होगी, कोर मतलब एकदम सेंटर, एकदम अंदर जो इनर है, ठीक है। तो ये जो सरफेस है यहाँ पे इसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है, यहाँ पे इसका टेम्परेचर कितना है ये आपको याद रखना है। और इसका जो कोर है, ठीक है, वहाँ पे उसका टेम्परेचर कितना है। तो सरफेस के ऊपर टेम्परेचर ये आप नोट कर लीजिए, इसका टेम्परेचर होता है सरफेस पे 5800 केल्विन, ठीक है, 5800 केल्विन इसका सरफेस पे होता है। अगर डिग्री सेल्सियस में लिखें तो हम इसे कहेंगे 5600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पे कोर, जो सन की कोर है उसके अंदर टेम्परेचर कितना है, तो वो है 15.7 मिलियन, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है, 15.7 मिलियन केल्विन, ठीक है, क्लियर। तो ये आप पक्का से याद कर लीजिएगा फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव की टेम्परेचर जो सरफेस पे है वो क्या है, 5800 केल्विन है, और जो सेंटर ऑफ द सन में है एकदम बीचों बीच कोर में वो 15.7 मिलियन किलोमीटर है, ओके, क्लियर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लाइट ईयर और पार्सेक के बारे में। उससे पहले हम लेयर्स ऑफ द सन देख लेते हैं, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए लेयर्स ऑफ द सन जो है हमारे, कि जो सन है उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो सबसे बाहरी लेयर होती है, ठीक है, जो सन है, अगर मान लीजिए सन है हमारा बड़ा सा, तो इसका जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है वो क्या, कौन सा लेयर है, ठीक है। तो जो सबसे इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है उसका नाम है, इसका नाम है इन 3 2 1, आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है भाई, तो आउटर मोस्ट लेयर होती है कोरोना, ठीक है, क्या नाम है उसका, कोरोना नाम है आउटर मोस्ट लेयर की। वो कैसी होती है, वो एक्सट्रीमली हॉट होती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। और ये कब दिखती है, ऐसी ये नहीं दिखती है, ठीक है। अगर आप ऐसे डायरेक्टली अगर सन को देखते हो तो आपको कोरोना नहीं दिखती है, तो क्या दिखती है फिर भाई, अगर हमें सबसे आखिरी लेयर नहीं दिख रही है तो क्या दिख रही है, तो हमें कोरोना के बजाय हमें देखने को मिलता है फोटोस्फीयर। क्या देखने को मिलता है, फोटोस्फीयर, ये भी एक लेयर है, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिलता है, फोटोस्फीयर। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो विजिबल लेयर है सन की, तो विजिबल लेयर ऑफ द सन वो क्या है, वो है फोटोस्फीयर, ठीक है। वैसे तो आउटर मोस्ट लेयर क्या है, कोरोना है, लेकिन ये इतनी हॉट होती है, एक्सट्रीमली हॉट होती है कि ये दिखती ही नहीं है। और कब दिख सकती है ये कोरोना, ये हमें सिर्फ और सिर्फ सोलार इक्लिप्स के टाइम में दिखती है, ठीक है, सोलार
इक्लिप्स के टाइम पे ही हमें ये देखने को मिलती है। और वैसे नॉर्मली हमें फोटोस्फीयर का स्पेलिंग रॉन्ग है, फोटोस्फीयर जो है ये हमारा विजिबल लेयर है, ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है नॉर्मली। अगर हम देखा जाए तो ये हमारा विजिबल लेयर ऑफ द सन है, ठीक है। अब फोटोस्फीयर के जस्ट ऊपर, ठीक है, जस्ट अबव द फोटोस्फीयर, मान लो ये कोरोना है हमारा सबसे ऊपर वाला लेयर, ठीक है, ये हमारा सन है, सबसे ऊपर क्या है, कोरोना है, ठीक है। उसके नीचे क्या है, फोटोस्फीयर है, ठीक है, ये हो गया कोरोना, ठीक है, ये हो गया फोटोस्फीयर। और उसके नीचे क्या है भाई, उसके नीचे है हमारा क्रोमोस्फीयर, ठीक है। तो कोरोना ये सबसे आखिरी वाला लेयर है, सबसे ऊपर वाला, फिर हमारा है फोटोस्फीयर, ठीक है, उसके नीचे, और फिर हमारा है क्रोमोस्फीयर, ठीक है, क्या है, क्रोमोस्फीयर। ये हमें ऐसे दिखती है जैसे ये एक डिम रेड लाइट की तरह दिखेगी। कैसे दिखेगी, एक डिम रेड लाइट की तरह दिखेगी, ठीक है, डिम मतलब हल्का, ठीक है, डिम रेड लाइट की तरह दिखेगी। और कैसे दिखेगी, रिंग के फॉर्म में, ठीक है, रिंग के फॉर्म में दिखेगी। और कैसी होती है ये फोटोस्फीयर के ऊपर होती है, जस्ट अबव द फोटोस्फीयर। ओके, ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम इसको क्लियरली और बनाएं तो क्या कह सकते हैं हम, लेट अस इरेज दिस लाइन। ओके, हाँ, देखिए इसको और क्लियरली मैं आपको समझाना चाहती हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए भाई, ये हमारा क्या है, सन है, ठीक है, ये काफ़ी छोटा सा सन है, कोई बात नहीं, इतने से हम काम चला लेंगे। अब ये सन है ना, तो सन के अंदर हमें 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स को पढ़ना है। पहला ये लेयर हमने बना दिया, इसके अंदर हम और भी लेयर्स बनाएंगे क्योंकि हमारे 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं। फिर हमने एक और लेयर बनाया, ठीक है, हाँ जी, हाँ, ये हमने एक और लेयर बनाया, और फिर हमने एक और लेयर बनाया, ठीक है, ये लेयर्स दिखा रहा है। तो सबसे जो ऊपर वाली लेयर है इसे हम कहेंगे कोरोना। क्या कहेंगे बच्चों, हम इसे कहेंगे कोरोना, ठीक है। ये हमें दिखती है जी, नहीं, ये हमें बिल्कुल नहीं दिखती है, ठीक है। ये कब दिखेगी, ये हमें सिर्फ और सिर्फ सोलार इक्लिप्स के टाइम पे दिखेगी, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे हमारे पास लेयर आता है, उसका नाम है, इसका नाम क्या है, क्रोमोस्फियर, ठीक है, इसका नाम क्या है, क्रोमोस्फियर। क्रोमोस्फियर जो होती है कैसी लेयर होती है, ये हमें एक रिंग की तरह दिखती है। कैसी दिखती है, एक रिंग की तरह दिखती है, रेड कलर की रिंग, ठीक है, थोड़ी डिम सी रिंग होती है। और उसके अंदर क्या है हमारा, फोटोस्फियर, ठीक है। फोटोस्फियर ही हमारा विजिबल होता है। यही हमें बेसिकली सन के अंदर, हमें अगर देखते हैं हम सन को तो हमें फोटोस्फियर देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि हमें कोरोना और क्रोमोस्फियर क्यों नहीं देखने को मिलता, क्योंकि ये दोनों लेयर्स जो होती हैं, क्योंकि सन बहुत एक्सट्रीमली हॉट होता है, तो इस वजह से हम इसको डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो लेयर्स ऑफ द सन ये हमारा था टॉपिक। इसके बाद हम देख लेते हैं लाइट ईयर और पार्सेक के बारे में, जिसके लिए बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि लाइट ईयर क्या है बेसिकली और पार्सेक क्या है, ठीक है, क्या टर्म्स हैं। तो लाइट ईयर जो होती है ना, ये ऐसा लग रहा है कि ये टाइम को नापता होगा, क्योंकि ईयर से ही तो हम देखते हैं ना टाइम, 365 डेज और ये सब। लेकिन यहाँ पे आप हो जाते हो गलत, क्योंकि लाइट ईयर जो होता है ये हमारा लेंथ के लिए यूनिट होता है। हम इससे लंबाई नापते हैं, ना कि समय, ठीक है। हम समय इससे नहीं नापते, हम इसे लंबाई नापते हैं, लेंथ, ठीक है। तो ये जो होता है यूनिट ऑफ लेंथ होता है, जैसे कि मीटर है, किलोमीटर है, वैसे ही हमारा लाइट ईयर भी है। तो ये पहला पॉइंट एकदम नोट कर लो कि लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। और ये क्या नापने के लिए काम आता है, तो ये हमारे दो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टू सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, टू एस्ट्रोनॉमिकल या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो होते हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको नापने के काम आता है, ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू सेलेस्टियल या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान लो एग्जांपल, सन से लेकर के अर्थ के बीच में क्या डिस्टेंस है, ठीक है, और दो प्लैनेट्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, स्टार्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, इसको अगर हमें नापना है तो हम इसी में नापेंगे, लाइट ईयर के यूनिट पे ही हम नापते हैं, ठीक है। जैसे कि बेसिकली अगर हम लाइट ईयर को देखें तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, तो लाइट ईयर को हम कह सकते हैं, it is represented how far a photon of light can travel in 365.25 days, ठीक है। मतलब एक फोटोन ऑफ लाइट क्या होता है, फोटोन ऑफ लाइट एक तरह से हम इसे 1 जूलियन ईयर भी कहेंगे, ठीक है। तो मान लो ये एक लाइट था, ठीक है, ये एक लाइट है, और लाइट का जो छोटा सा पार्टिकल होता है उसे हम फोटोन कह देंगे, ठीक है। फोटोन ऑफ लाइट जो है वो 1 साल में कितना ट्रैवल किया, ठीक है, 1 साल में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, उसी को हम कहेंगे
लाइट ईयर, ठीक है। तो देखो, एक फोटोन ऑफ लाइट जो है वो एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसी को हम कहते हैं लाइट ईयर। ओके। और ये इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि मान लो एक फोटोन ऑफ लाइट था, मान लो ये छोटा सा फोटोन ऑफ लाइट है, ये ट्रैवल कर रहा है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। अब हमें ऐसे नहीं कैलकुलेट करना है कि चल रहा है और आगे जाके किसी एटम से टकरा गया, ऐसा बिल्कुल नहीं कैलकुलेट करना है। चलते गए और टकराना नहीं है, ठीक है, तभी वो माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम कहेंगे कि हाउ फॉर अ फोटोन ऑफ लाइट कैन ट्रैवल इन 365.25 डेज विथआउट हीटिंग एनी एटम और मॉलिक्यूल इन अ वैक्यूम, ठीक है। किसमें? वैक्यूम में, जहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल और एटम को वो हिट नहीं कर रहा है। और टोटल कितनी डेज में? 1 जूलियन ईयर में। अ जूलियन ईयर, ठीक है। अ जूलियन ईयर जो है वो क्या है? वो है आपका 365.25 डेज, ठीक है। एकदम क्लियर है, ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट था। लाइट ईयर क्या होता है मैंने आपको एकदम इजी वे में समझाया, इससे इजी कुछ भी नहीं है। अब लाइट ईयर का जो वैल्यू है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइट ईयर का वैल्यू क्या है भाई? तो एक लाइट ईयर में कितने आते हैं, ठीक है, डिस्टेंस क्या कितना होता है टोटल? तो 1 लाइट ईयर, इसको शॉर्ट में LY लिख देते हैं, छोटे में, ठीक है, स्मॉल लेटर में लिख देंगे। तो 1 लाइट ईयर जो होती है वो कितनी होती है, कितनी किलोमीटर होती है? 9.461 इंटू 10 की पावर 12, बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है, 10 की पावर 12 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ 1 लाइट ईयर, ठीक है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.461 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम इससे, हमने पहले भी देखा था सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है, मैंने आपको बताया था ना, सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है, हमने यहाँ पे लिखा है कहीं, हाँ लिखा है यहाँ पे ना, देखो 149.6 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। ये भी कैसे नापा गया है? ये भी हमारा लाइट ईयर के बेसिस पे ही नापा गया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पार्सेक के बारे में, ठीक है। हमने लाइट ईयर को देख लिया, अब हम पार्सेक के बारे में बात करेंगे। पार्सेक क्या होता है बच्चों? ठीक है, पार्सेक इज नथिंग बट इट्स अ यूनिट, ठीक है। ये भी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है जो कि क्या करती है, ये भी लेंथ को ही बताती है, ठीक है। तो पार्सेक क्या होता है? पार्सेक इज अ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जो कि इसको बता रही है, लेंथ को बता रही है, और ये ग्रेटर होती है। ये क्या होती है? ग्रेटर होती है लाइट ईयर से, ग्रेटर देन लाइट ईयर, मतलब इसकी जो वैल्यूज आएंगी ना ये लाइट ईयर से भी बड़ी आती हैं। तो एक पार्सेक में कितना लाइट ईयर होगा? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये बड़ी है इससे, तो अगर हम एक पार्सेक को कैलकुलेट करें, एक पार्सेक पी से, ठीक है, एक पार्सेक को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके अंदर कितनी लाइट ईयर आ जाएंगी? तो इसके अंदर लगभग 3.26 लाइट ईयर आ जाएगा। क्लियर है? ये आपको याद रखना है, एक पार्सेक में कितना लाइट ईयर आता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो छोटा सा मैंने आपको पॉइंट बताया था कि लाइट ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। टिल देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप कर लीजिए सब्सक्राइब।